स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। 60 के दशक में एक साइंटिस्ट एक रॉकेट के पार्ट को साइकिल के कैरियर पर रखकर ले जा रहा था। दूसरा साइंटिस्ट हंसकर बोलता है कि यार, हम साइकिल पर लादकर अपना पहला रॉकेट ले जा रहे हैं, हम कैसे अमेरिका और रूस की बराबरी करेंगे, वो तो हमसे कितने एडवांस्ड हैं। तब लंबे बालों वाला पहला साइंटिस्ट कहता है कि दोस्त, जरूरी ये नहीं कि हमारी शुरुआत कहां से हुई, बल्कि जरूरी ये है कि हम पहुंचते कहां हैं। इसके बाद वो साइकिल को एक चर्च के पास ले जाता है। फिर कुछ दिनों बाद 21 नवंबर 1963 की तारीख आ जाती है और यहाँ चर्च के पास नारियल के पेड़ों के बीच एक लॉन्च पैड बना हुआ था और यहीं से इसरो अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करता है। दोस्तों, शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी। मुट्ठी भर वैज्ञानिक जिनके पास बजट नहीं था, जिनके पास एडवांस्ड फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन एक चीज जरूर थी, आंखों में बड़े सपने थे और दिल में सपने पूरे करने का जोश और जुनून था। एक वो दिन था जब एक टेम्पररी लॉन्चिंग पैड से साउंडिंग रॉकेट छोड़ा गया था और अब वो दिन आ गया है जब इसरो ने अपने मिशनों की सेंचुरी मारकर बता दिया कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त, इसरो के 100वें मिशन की ऐतिहासिक तारीख है 29 जनवरी 2025। अपने 100वें मिशन में इसरो ने GSLV F-15 रॉकेट से NVS-2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में टांग दिया है। यह सैटेलाइट भारत के अपने खुद के GPS यानी नाविक का एक हिस्सा बनने जा रही है। इसरो आखिर क्या है? इसरो भारत की आन बान शान है। इसरो दिवाली के अलावा हमें पटाखे फोड़ने और जश्न मनाने को मजबूर करता है। इसरो यानी 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से 56 इंच फुला देने वाला एक नाम। इसरो यानी भारत की टेक्नोलॉजी और साइंस में सर्वश्रेष्ठता। इसरो यानी भरोसा। इसरो के कारण पूरी दुनिया भारत को जानने लगी है। इसरो जब भी कोई कारनामा करता है, पूरी दुनिया की नजर भारत के प्रति सम्मान से झुक जाती है। इसरो बताता है कि कैसे जिद के आगे चांद भी झुककर सजदा करता है और जुनून से मंगल पर भी झंडा गाड़ा जा सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी आया था जब कुछ लोग इंडियन स्पेस प्रोग्राम और इसरो के सख्त खिलाफ थे। इनफैक्ट आज भी लोग हैरान होते हैं कि गगनयान मिशन का बजट 10,000 करोड़ से ऊपर है। लोग पूछते हैं कि जिस देश में करोड़ों बेघर हैं, करोड़ों लोगों को 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता, न जाने कितने हैं जो भूखे पेट सोते हैं, गरीबी चरम पर है, जहां सरकारें ज्यादा सरकारी नौकरी इसलिए नहीं निकालती क्योंकि उनके पास बजट नहीं है, महंगाई बहुत है, अमीर लोग देश छोड़कर बाहर बस रहे हैं, मिडिल क्लास का बुरा हाल है। वहीं इसरो के सिर्फ एक प्रोजेक्ट को सरकार 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर दे रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि चंद लोग महंगे स्पेस सूट पहनकर अंतरिक्ष में घूमने जाएं। क्या भारत जैसे देश में यह नैतिक रूप से सही है? इसरो के सैटेलाइट बनाने से या रॉकेट लॉन्च करने से या कुछ लोगों के अंतरिक्ष जाने से या चांद और मंगल के मिशनों से क्या आम गरीब लोगों के पेट में ऑटोमेटिकली रोटी चली जाएगी? क्या गरीबी दूर होगी? क्या देश की समस्याएं दूर होंगी? इसरो लोगों के लिए करता ही क्या है? ऐसे ही सवाल विक्रम साराभाई और APJ अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों से भी बहुत पहले पूछे गए थे, लेकिन इनकी दूरदर्शिता और खुद पर भरोसे ने सभी आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सुनेंगे इसरो की गर्व से सीना फुला देने वाली और आंखों में आंसू ला देने वाली कहानी। समझेंगे कि कैसे इसरो देश में जुनून, संघर्ष और सफलता का दूसरा नाम बन चुका है। कैसे इसरो की कहानी ने लाखों लोगों को मोटिवेट किया है। कैसे एक छोटे से वर्कशॉप से निकला इसरो आज ग्लोबली सैकड़ों विदेशी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है। कैसे इसरो ने अपना पहला SLV बनाया और फेल हो गया, फिर खड़ा हुआ, फिर बनाया लेकिन हार नहीं माना। कैसे इसरो ने PSLV को डेवलप किया। कैसे इसरो ने अपनी सेंचुरी पूरी करने वाला बाहुबली GSLV रॉकेट बनाया, जिसको बनाने में अमेरिका ने इसरो पर एक समय प्रतिबंध तक लगा दिया था। कैसे एक अपमान के चलते इसरो ने खुद का नेविगेशन सिस्टम बना डाला। कैसे इसरो की तकनीक ने आम आदमियों को फायदा पहुंचाया। दोस्तों, क्या होता भारत का अगर इसरो ना होता तो? क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ती भारत को? इस वीडियो में सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। इसरो की कहानी तब से शुरू होती है जब इसरो को इसरो नहीं बल्कि इनकोस्पार कहा जाता था। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। यह था 1960 का दशक। भारत कुछ ही सालों पहले आजाद हुआ था और दुनिया में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा था। भारत चीन से 62 में युद्ध लड़ चुका था। भारत में अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी,
बढ़ती जनसंख्या जैसी कई समस्याएं सुरसा के जैसे मुंह खोल के खड़ी थी। इस समय भारत के भाग्य विधाताओं को यह महसूस हो गया कि भारत साइंस और टेक्नोलॉजी में पश्चिमी देशों से बहुत पीछे है और पश्चिमी देशों की ही तरह अगर भारत को भी आगे बढ़ना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ही तरक्की की आधारशिला बनाना होगा। भारतीय वैज्ञानिकों को भी लगा कि भारत की सभी समस्याओं का हल विज्ञान में ही छिपा है। कहानी आती है 1962 में। अहमदाबाद में एक युवा वैज्ञानिक लैब में बैठा एक कागज पर कुछ डिजाइन बना रहा है। रात का समय है। युवा वैज्ञानिक के कमरे में एक ब्लैक बोर्ड है, इस पर लिखा है इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक दूसरा वैज्ञानिक आता है। वो पहले वैज्ञानिक से कहते हैं, यार ये सपना तो बहुत बड़ा है, आर यू श्योर हम ये कर पाएंगे? पहला वैज्ञानिक कहता है, हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, अगर हम अभी कदम नहीं बढ़ाएंगे तो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे। जानते हैं दूसरे वैज्ञानिक कौन थे? ये थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक। जानते हैं ये किसकी लैब में आए थे? ये थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारत के स्पेस प्रोग्राम के पितामह। एक ऐसा व्यक्ति जिनके दिल में भारत को अंतरिक्ष में ले जाने का सपना धड़क रहा था। डॉक्टर साराभाई ने अमेरिकी और रूसी अंतरिक्ष कार्यक्रमों को देखा था और महसूस किया कि भारत को भी अपने स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है। उन्होंने नासा से प्रेरणा ली, लेकिन साथ ही अपनी एक अलग राह बनाई। इनकी ही सिफारिश पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में इनकोस्पार की नींव रखी थी। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है? स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। इनकोस्पार यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। भारत की स्पेस जर्नी की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डॉक्टर साराभाई को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे युवा वैज्ञानिकों का साथ मिलता है। पूरी टीम के पास ना तो बड़े संसाधन थे, ना ही ज्यादा पैसा था, लेकिन उनके पास था विज्ञान पर एक अटूट विश्वास और मेहनत करने की लगन। ये नवंबर का महीना था और साल था 1963। जगह केरल के तिरुवनंतपुरम के करीब थुम्बा। यहाँ समुद्र के किनारे एक चर्च है। इस कैथोलिक चर्च को वैज्ञानिकों का ऑफिस बनाया गया था और यहाँ के बिशप हाउस को वर्कशॉप बनाया गया था। यहाँ 21 नवंबर के कुछ दिन पहले इस चर्च के पास साइकिल के पीछे कैरियर में लादकर एक कोन के शेप का सामान ले जाया जा रहा था। फिर कुछ और भारी और बड़ा सामान बैलगाड़ी से ले जाया जा रहा था। यहाँ इस चर्च में कुछ खास चीज असेंबल करनी थी और ये चीज थी एक साउंडिंग रॉकेट। फिर वो ऐतिहासिक दिन आया जब भारत का एक छोटा सा सपना पूरा होने वाला था। 21 नवंबर 1963 भारत के सबसे तेज दिमागों ने भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कर दिया। दरअसल नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स को टेस्ट करने के लिए साउंडिंग रॉकेट्स का यूज किया जाता है। साउंडिंग रॉकेट्स यह टेस्ट करने का सस्ता और तेज तरीका होता है कि स्पेस में पेलोड ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं। यानी यह कहा जा सकता है कि साउंडिंग रॉकेट्स को उड़ाना वैसा ही है जैसे बड़े मैच में खेलने से पहले नेट प्रैक्टिस करना। लेकिन साउंडिंग रॉकेट तो सिर्फ एक शुरुआत थी। भारतीय वैज्ञानिकों को तो आगे पूरे अंतरिक्ष को भारत माता के कदमों में झुकाना था। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार बन गया इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। इस समय इसरो को परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE में शामिल कर दिया गया था। हालांकि बाद में 1972 में सरकार ने अलग से एक स्पेस कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया। तब से इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस द्वारा ही मैनेज किया जाता था। हालांकि इसरो 1969 से ही अपने काम में लग गया था। इसरो एक तरफ खुद का एक सैटेलाइट बनाने में लग गया और दूसरी तरफ सैटेलाइट को अंतरिक्ष में टांगने के लिए खुद का लॉन्च व्हीकल भी बनाने की तैयारी में लग गया। इस स्पेस रथ का नाम था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV। 30 दिसंबर 1971 को साराभाई को तिरुवनंतपुरम से बॉम्बे निकलना था। इसके पहले साराभाई को SLV की डिजाइन की समीक्षा करनी थी।
कुछ काम से इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम से टेलीफोन पर बात की, लेकिन बातचीत के 1 घंटे के भीतर पूरे भारत को चौंका देने वाली घटना हो गई। साराभाई को हार्ट अटैक आया और सिर्फ 52 साल की उम्र में भारत के स्पेस प्रोग्राम के पितामह ने सबको अलविदा कह दिया। साराभाई के जाने के बाद इसरो की टीम दुख से भर गई, लेकिन इनको साराभाई के विजन को पूरा करना था, इसलिए ये टीम जल्द ही पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई और 1975 में बना डाला भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट। जल्द ही हम पहुंचते हैं इसरो के कंट्रोल रूम में। घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी, सबकी नजरें स्क्रीन पर टिकी थी। आवाज आती है 5, 4, 3, 2, 1। ये बोलते ही आर्यभट्ट अंतरिक्ष में पहुंच गया। इसके साथ ही भारत भी अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर गया। डॉक्टर साराभाई का सपना सच हो गया, लेकिन वो इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए वहां मौजूद नहीं थे। आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट था। हालांकि इसको सोवियत संघ रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया, लेकिन जो भी हो, आर्यभट्ट की उड़ान भारत के लिए एक गर्व का पल था और इसने इसरो को एक नई पहचान दे दी। लेकिन अब इसरो को एक कदम और आगे बढ़ना था। इसरो ने अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किसी दूसरी एजेंसी या देश के रॉकेट का इस्तेमाल न करने की ठान ली थी। इसरो को अपना खुद का स्पेस रथ चाहिए था और फिर तैयार हुआ SLV। दोस्तों, इसरो की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक तरफ दुनिया के विकसित देश उन्नत तकनीक का उपयोग कर रहे थे, वहीं भारत में वैज्ञानिक सिंपल इक्विपमेंट्स और लिमिटेड बजट के साथ काम कर रहे थे। ऐसे ही खुद के लॉन्च व्हीकल को डेवलप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन इसरो ने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड। SLV एक लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट था। इसे 1970 के दशक की शुरुआत में इसरो ने शुरू किया था। मकसद था सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए रिक्वायर्ड तकनीक को डेवलप करना। SLV को ऐसे डिजाइन किया गया कि यह धरती से 400 किलोमीटर ऊपर लगभग 40 किलोग्राम के पेलोड को टांग सके। फिर आ गई परीक्षा की घड़ी। अगस्त 1979 में SLV 35 किलो के रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड सैटेलाइट को ले जाने के लिए धरती के सीने पर तनकर खड़ा हुआ और एक तेज आवाज से आसमान का सीना चीरते हुए उड़ गया। लेकिन कहते हैं ना कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स आर फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड सरप्राइजेस। लॉन्चिंग के बाद SLV के वॉल्व में खराबी आ गई और लॉन्चिंग के 317 सेकंड बाद SLV बंगाल की खाड़ी में गिर गया। पहला SLV फेल हो गया। इस पर इसरो को खूब क्रिटिसाइज किया गया। मीडिया ने सवाल उठाने शुरू किए। वैज्ञानिकों का मनोबल टूट गया, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। इसरो का एटीट्यूड ऐसा था, मैं कभी फेल नहीं होता, या तो मैं जीतता हूं या फिर सीखता हूं। इसके सिर्फ 1 साल बाद यानी 18 जुलाई 1980 को SLV ने फिर से उड़ान भरी। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद SLV-E2 ने 35 किलो के रोहिणी RS-1 को सफलतापूर्वक लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया और इस ऐतिहासिक पल ने भारत को उन देशों की लिस्ट में शामिल कर दिया जिनके पास अपने रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च करने की कुव्वत थी। लेकिन इसरो की कहानी केवल SLV पर ही नहीं सिमटनी थी। इसरो को तो अभी और ऊपर जाना था। इसरो को अब 600 केजी वजनी पेलोड को धरती से 1000 किलोमीटर ऊपर टांगने वाला लॉन्च व्हीकल चाहिए था, ताकि और अधिक एडवांस्ड सैटेलाइट को धरती के ऊपर पहुंचाया जा सके। अब इसरो को पूरा करना था द ग्रेट ऑर्बिटल चैलेंज। आगे बढ़ने से पहले एक बार ऑर्बिट्स के बारे में भी बेसिक सी जानकारी बताए। देखिए, अंतरिक्ष में अलग अलग ऑर्बिट होती हैं, जहां पर रहकर सैटेलाइट धरती के चारों तरफ घूमती है। सैटेलाइट को उनकी जरूरत के हिसाब से अलग अलग ऑर्बिट्स में भेजा जाता है, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि धरती से ऊपर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानी जाती है। यहां स्पेस स्टेशन जैसे ISS, हबल स्पेस टेलीस्कोप, अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट, स्पाइस सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जो कि 2000 से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच मानी जाती है। यहां GPS, नाविक, गैलीलियो जैसे नेविगेशन सैटेलाइट भेजे जाते हैं। और इसके बाद आती है सबसे ऊंची जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसकी दूरी धरती से 35,786 किलोमीटर की होती है। इस ऑर्बिट में इनसैट, जीसैट जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट रखे जाते हैं। अब आइए वापस आते हैं इसरो की कहानी पर। इसरो को अब SLV से अधिक एडवांस्ड और ताकतवर स्पेस रथ चाहिए था, ताकि वो अधिक भारी और अधिक एडवांस्ड सैटेलाइट को हायर ऑर्बिट में प्लेस कर सके। इसलिए ASLV रॉकेट को डेवलप किया जा रहा था। ASLV ये सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंचाने की कुव्वत रखने वाला रॉकेट था, पर यह प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हो गया और इसे अंततः बंद कर दिया गया। मीनवाइल इसरो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जैसे प्रोजेक्ट्स को बड़ी तेजी से डेवलप कर रहा था।
लेकिन इन सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए अधिकतर दूसरे देशों से मदद लेनी पड़ती थी। इस समय तक इंडिया के पास खुद का कोई भरोसेमंद लॉन्च व्हीकल था नहीं, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि स्पेस गेम में आने वाला था इसरो का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी पीएसएलवी। इसरो के पास एएसएलवी और पीएसएलवी को एक साथ डेवलप करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए जब एएसएलवी प्रोजेक्ट बंद हुआ तो पीएसएलवी पर ध्यान देना शुरू हुआ। और जैसे ही 1990 के दशक में इसरो की कहानी में पीएसएलवी की एंट्री हुई, इसरो की पूरी कहानी ही बदल गई। पीएसएलवी को पहली बार 1993 में लॉन्च किया गया। पीएसएलवी से इसरो को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन इसकी पहली ही उड़ान फेल हो गई। इसरो फिर गिरा, फिर उठा। इसरो ने अपनी गलतियों से सीखा और 1994 में पीएसएलवी को दोबारा उड़ाया, और फिर आगे तो बस पीएसएलवी ने सफलता का इतिहास ही रच दिया। देखिए, पीएसएलवी भारी और हल्के सैटेलाइट को स्पेस में ले जा सकता है। मेनली यह पोलर ऑर्बिट में कार्टोसैट, रीसेट जैसे सैटेलाइट और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में नाविक, IRNSS, जीसैट जैसे सैटेलाइट को आसानी से रख सकता है। पीएसएलवी इतना सक्सेसफुल हुआ कि पूछिए ही मत। पीएसएलवी 1990 के दशक में कुल 5 बार उड़ा, जिसमें से सिर्फ एक बार अनसक्सेसफुल हुआ। 2000 के दशक में इसने 100% सक्सेस रेट हासिल की। 2010 के दशक में 33 उड़ानों में से सिर्फ एक में फेल हुआ, और 2020 के दशक में अभी तक एक भी बार फेल नहीं हुआ। यानी कुल 60 उड़ानों में अब तक केवल 2 बार ही फेल हुआ। पीएसएलवी ने कई रिकॉर्ड्स बनाए। अब तक पीएसएलवी ने 50+ सफल मिशन पूरे किए, 300+ विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किए। पीएसएलवी ने 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके नासा, वासा समेत पूरी दुनिया को हिला दिया। पीएसएलवी ने भारत के पहले चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 1 और पहले मंगल मिशन यानी मंगलयान को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ये इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है। इतना भरोसेमंद कि लोगों को अब किसी पर भरोसा करना हो तो ये बोलना चाहिए, भाई साहब मुझे आप पर पूरा पीएसएलवी है। बहरहाल पीएसएलवी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे पीएसएलवी सिर्फ 1750 केजी तक के सैटेलाइट को रिक्वायर्ड ऑर्बिट में भेज सकता है। इसके अलावा ये 35,786 किलोमीटर ऊंचाई तक भारी सैटेलाइट नहीं पहुंचा सकता। यानी पीएसएलवी बड़े कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए नहीं है। अब इसरो को पीएसएलवी से भी ज्यादा ताकतवर स्पेस रथ चाहिए था। जी हां, इसलिए इसरो ने एक नए रॉकेट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी जीएसएलवी को डेवलप किया। लेकिन इसमें भी दुनिया भर की कई दिक्कतें आई। क्या क्या दिक्कत आई जीएसएलवी में, आइए देखते हैं। दोस्तों, जीएसएलवी की ताकत यह है कि यह 4000 किलोग्राम से भी भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर भेज सकता है। जीएसएलवी भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जीएसएलवी से भारत की कम्युनिकेशन और डिफेंस को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। इनफैक्ट चंद्रमा और मंगल जैसे डीप स्पेस मिशन के लिए भी जीएसएलवी जरूरी है। दरअसल जीएसएलवी रॉकेटों का बाहुबली है, और वो इसलिए क्योंकि जीएसएलवी में बहुत ताकतवर क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। लेकिन 90s के दशक में जब जीएसएलवी को डेवलप किया जा रहा था, तब भारत के पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नाम की चीज थी ही नहीं। हालांकि 1991 में रूस ने भारत को यह तकनीक देने का वादा किया था, लेकिन अमेरिका ने दूसरे के फटे में टांग अड़ा दी। अमेरिका ने रूस पर दबाव डालकर यह डील रुकवा दी। क्या आपको पता है, 6 मई 1992 से 6 मई 1994 के बीच इसरो पर अमेरिकी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए थे। प्रतिबंध लगाए थे एमटीसीआर के तहत। एमटीसीआर का मतलब है मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और इसके बाद भारत को अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाना पड़ा, जिसमें कई साल तो लग गए। यहां तक कि 2010 में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन वाला पहला लॉन्च भी फेल हो गया। इससे इसरो को अपनी तकनीक सुधारने में और मेहनत करनी पड़ी। देखिए, जीएसएलवी पीएसएलवी से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन भी शामिल है। इसरो को इसे भरोसेमंद बनाने में 20 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। लेकिन 2014 में जब जीएसएलवी D5 ने भारत के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ उड़ान भरी और सफलतापूर्वक सैटेलाइट को लॉन्च किया, तो ये पूरे भारत के लिए गर्व और संघर्ष का प्रतीक बन गया। भारत ने भी अमेरिका, रूस को बता दिया कि भाई हम खुद क्रायोजेनिक इंजन बना भी सकते हैं और उड़ा भी सकते हैं। इनफैक्ट इसरो का 100वां मिशन जीएसएलवी ने ही पूरा किया है। अब भारत जीएसएलवी मार्क 3 के साथ पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है, और भारत गगनयान जैसे बड़े अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत का खुद का जीपीएस कभी नहीं होता अगर अमेरिका भारत के आत्मसम्मान को इस तरह चोट ना पहुंचाता तो। कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका से मदद मांगी थी। मदद मांगी कि भैया
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का डेटा शेयर कर दो। पाकिस्तानी घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया। यह भारत के आत्मसम्मान को सीधी चोट थी, लेकिन भारत ने भी ठान लिया कि अब हम खुद का जीपीएस सिस्टम बनाकर रहेंगे ताकि हमको किसी के आगे झुकना ना पड़े। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। बस फिर क्या था, इसरो ने अपना खुद का जीपीएस बना लिया, जिसे हम आज नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन कहते हैं। यह उन सैनिकों के लिए एक बड़ा सहारा है जो दुर्गम क्षेत्रों में भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, वो भी अपनी जान की परवाह किए बिना। धीरे धीरे इसरो ने एक के बाद एक सफलता के झंडे गाड़ दिए। 2008 में चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी की खोज की। 5 नवंबर 2013 को भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को लॉन्च कर दिया। अपने पहले ही ट्राई में मार्स मिशन को सक्सेसफुली कंडक्ट करने वाला इंडिया दुनिया का पहला देश बन गया। सबसे खास बात यह है कि इसरो ने इस मिशन के लिए सिर्फ 450 करोड़ रुपए ही खर्च किए। यह अमेरिका और रूस की तुलना में बहुत सस्ता था। यह मिशन इतना सस्ता था कि इसे दुनिया का सबसे किफायती मार्स मिशन कहा गया। भारत के मंगल मिशन से महंगी तो 2013 की एक साइंस फिक्शन फिल्म ग्रेविटी थी, जिसने ऑस्कर जीते थे। बहरहाल, मंगल मिशन ने भारत को मंगल ग्रह पर पहुंचाने वाला चौथा देश बना दिया। फिर 2019 में चंद्रयान 2 मिशन सक्सेसफुल हुआ और फिर 2023 में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करके पूरी दुनिया में भारत माता की जय जयकार के नारे लगवा दिए। अब इसरो सूरज को भी आंख दिखाने अपना आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर चुका है। इसरो अब अपना स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान कर रहा है। मजे की बात यह है कि वही नासा जिसने एक समय इसरो पर प्रतिबंध लगवाए थे, अब वही नासा इसरो के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। इसरो ने नासा तक को अपना लोहा मनवा दिया। इनफैक्ट निसार प्रोजेक्ट में दोनों साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग आरोप लगाते हैं कि इसरो ने आम लोगों के लिए किया ही क्या है। क्या गर्व फील करवाने से आम आदमी को कुछ फायदा होगा? आखिर इसरो के चंद्र या मंगल मिशन से या अंतरिक्ष में जाने से आम इंसान को क्या फायदा? इसरो की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आम आदमी के काम आती हैं? क्या है इसरो के स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी? कैसे इसरो ने अपने स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए लगभग 300 इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाया? कैसे इसरो ने दिव्यांग लोगों के आर्टिफिशियल लेग्स के लिए एक बड़ा काम किया है? क्या होता अगर इसरो ना होता? दोस्तों, ये सब जानेंगे अगले वीडियो में। इंतजार करिएगा, जल्द से जल्द अगला वीडियो भी आपके सामने होगा। कमेंट करके बताइए कि आपको इसरो के कौन से काम ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया और आपने इसरो से क्या सीखा। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।